एग्जाम के दौरान कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, मतलब कुछ कारण हो सकता है जैसे घर की स्थिति खराब होती है या फिर बीमार हो जाते हैं, इस कारण वो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं और वो एग्जाम सेंटर में चले जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन अब उनको आता ही नहीं है कुछ। भाई कुछ पढ़े ही नहीं हो तो आएगा क्या? अब नहीं आता है तो वो केवल पेज को इधर से उधर भर के आ जाते हैं। लेकिन आज के स्टूडियो में आपको बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए हो और आप हिंदी का पेपर दे रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि हिंदी में आपको जीरो भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हिंदी का ह भी लिखने नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी में पास होने की पेपर फाड़ ट्रिक। देखिए पेपर नहीं फाड़ना है, पेपर फाड़ ट्रिक का नाम है। ये ट्रिक शायद ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि इस ट्रिक को खोजने में और बताने में मतलब कितने दिन लग चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये ट्रिक बताया है और हर एक स्टूडेंट पास होना तो छोड़िए, अपने गांव में अच्छा नंबर लेकर आया है। गांव वाले भी कह रहे थे भाई ये तो दिन रात खेलता है, दिन रात घूमता है, लेकिन फिर भी इसके 85 कैसे आ गए, 89 कैसे आ गए। तो ये पेपर फाड़ ट्रिक आपको जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इस ट्रिक से अगर आप पढ़े भी हो तो भी देखना, क्योंकि मान के चलिए कि आप सब कुछ पढ़ लिए हो लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे, तो मैंने कहा कि भाई 2023 का जो पेपर हुआ था उसी को मैं सॉल्व करा दूं। 2023 का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं और इसको मैं ऐसे सॉल्व कराऊंगा कि मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं, इस प्रकार से सॉल्व कराऊंगा और पूरा का पूरा देखिएगा आपकी आंखों के सामने पूरा का पूरा पेपर A to Z मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, पूरा का पूरा पेपर। देखिए इसके लिए मैंने एक सिंपल ब्लैंक पेपर ले लिया है जो कि कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले तो भाई ये सीख लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो सबसे पहले। देखो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको अपना अनुक्रमांक भर देना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई एक बार लिख दे रहा हूं, एक मान के चलिए कि कोई एक अनुक्रमांक मैंने लिख दिया। अब इसको आपको हिंदी में मतलब लिख देना है दहलाकर, एक है तो एक, फिर से कामा दो है तो दो, फिर कामा चार है तो चार, इस प्रकार से भर देना है जितना भी है। मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, विषय में आपको भर देना है हिंदी, प्रश्न पत्र केवल भर देना है, ठीक, केवल। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये वाला 801 DB भर देना है, 801 DB। परीक्षा का दिन और परीक्षा की तिथि आप लोग भर लीजिएगा, जिस भी दिन को हो। पाली में लिख दीजिएगा प्रथम और अपने केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देना। बाकी ये चीज़ छोड़ देना, ये कक्ष निरीक्षक आपके भरेंगे। ये क्लियर हो गया भरना। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखना भाई, अभी आपका खेला स्टार्ट होगा। मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। सबसे पहले देखो मैं इस पेपर को इस प्रकार से उलटता हूँ तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए, इसका भी ट्रिक बताऊंगा बट लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये 50 नंबर, तो देखिए भाई ये 50 नंबर, इसमें क्या है, इसमें तो बच्चे आहे पर जिसको बोला जाता है, मतलब कि तुक्का लगा भी देते हैं तभी 15-16 सही हो जाते हैं। अभी बताऊंगा तुक्का कैसे लगाना है। लेकिन मेन तो भाई ये होता है ना कि इसमें खुद का थॉट लिखना होता है, जो याद किए हो वो लिखना होता है। तो देखिए इस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका, सबसे पहले खंड ब यहाँ पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना तुम खंड ब। सबसे पहले देख लो हाशिया वगैरह मैंने पहले से ही खींच रखा है ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखना तुम खंड ब, स्पीड मेंटेन रखना शुरू से, शुरू में ये नहीं कि स्पीड स्लो नहीं करना है, ठीक। आप देखो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, वर्णनात्मक प्रश्न, ये भी लिख देना इसके नीचे। कहाँ पर भाई, तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न। आपकी आंखों के सामने लाइव सॉल्व करा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं करेगा लेकिन मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखो वर्णनात्मक प्रश्न लिखकर इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर एक सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रश्नोत्तर एक लिखेंगे। देखिए कैसे, प्रश्नोत्तर एक, ठीक, प्रश्नोत्तर एक, और इस प्रकार से लिख देंगे गद्यांश
प्रश्नोत्तर एक हमारा गद्यांश ही ना है, तो उसी लिए लिख दिए हम ब्रैकेट में गद्यांश। देखिए ये गद्यांश है तो ब्रैकेट में लिख दिए गद्यांश। अब देखो क्या करना है, इस गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर देना है। लेकिन देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी गद्यांश स्टार्ट करो सॉल्व करना तो संकेत लिख दो और इसमें ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द लिख दो। आगे का 2 शब्द क्या है, मैं आजीवन, और बाद का 2 शब्द क्या है, जाती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ संकेत, देख लीजिए ध्यान से, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे भाई, तो संकेत में लिखेंगे मैं आजीवन डैश डैश जाती हूँ। इतना बढ़िया तरीका से आप लिख दो ना तो समझिए कि एग्जामिनर भी भौचंका हो जाएंगे कि अरे भाई टॉपर की कॉपी है, एकदम पता नहीं चलेगा। अब देखो कैसे क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने का फॉर्मेट समझ लो, एकदम आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले यहाँ पर इतना तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट लिखकर, फर्स्ट इस प्रकार से, और लिखेंगे संदर्भ। ठीक, देखो ध्यान से, अब संदर्भ में क्या लिखेंगे भाई, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ोगे तो देखिए इसमें आएगा 3 ही चैप्टर आपको ध्यान में रखना है, एक पहला मित्रता, दूसरा ममता और तीसरा भारतीय संस्कृति। ठीक, ये 3 ही चैप्टर से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें पढ़ोगे तो ममता कहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो समझ गए कि ममता पाठ से लिया गया है। तो देखो कैसे लिखना है, बिल्कुल घबराना मत कि ये कैसे इतना ज़्यादा लेंदी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल घबराओ मत, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अब कैसे लिखना है ये समझो, देखो लिखना है ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यही वर्ड आपको यूज करना है, हमेशा यही वर्ड यूज करना है, पाठ्य पुस्तक। आप ब्लैक पेन से लिख देना है यहाँ पर क्या, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना, ताकि एग्जामिनर को लगे ही नहीं कि भाई ये एक कमज़ोर स्टूडेंट की कॉपी है, लगे कि एक टॉपर स्टूडेंट की। एग्जामिनर को आपको घुमाना है भाई, भरमाना है। हिंदी के ममता, कौन सा चैप्टर, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इतना चीज़ आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। क्यों, मतलब क्या ही करना है भाई, सबसे पहले लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना ही तो करना है, पाठ से लिया गया है। ठीक, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इतना तो भाई आपको करना होगा, लेखक का नाम याद करना होगा हर एक चैप्टर का, क्योंकि इसमें भाई कोई वो नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे तो मिल जाएगा। इतना तो आपको याद कर लेना है। सबसे पहला मित्रता पाठ का याद कर लो, मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल ये 3 याद कर लो, आपका काम नहीं पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से वो करना। अब इस चीज़ को एग्जामिनर देखेंगे अच्छे से, यहाँ तक तो यहाँ तक देखेंगे तो ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर देकर चले जाएंगे। बाकी उसके बाद देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये देखिए 2 नंबर में कैसे व्याख्या देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हम व्याख्या दें। देखो बहुत ज़्यादा आसान है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे देनी है मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में कि लेखक के अनुसार, लेखक कहते हैं भी लिख सकते हो, कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि। अब बाद में देखो क्या करना है, बाद में देखो लेखक कहते हैं कि, देखिए अब इसमें लिख देना है कि ममता, लेखक कहते हैं कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मैं के हटा के जगह पर लिख देना कि ममता आजीवन यानी कि जीवन भर इसको मतलब अपने भाषा में नहीं लिख सकते हो कि लेखक कहते हैं कि ममता आजीवन यानी कि जीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत यानी कि डरी रही। अब देखो भगवान ने सुन लिया, यानी कि भगवान इस तो, लेकिन भगवान उसकी प्रार्थना
प्रार्थना को क्या कर लिए, सुन लिए। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब ममता कहती है कि अब मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, अब तुम लोग यहाँ पर मकान बनाओ या फिर महल बनाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब मैं अपने उस गृह में जाती हूँ जो जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। इतना आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, आसान ही तो है। अब देखो ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान में दिया है। ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत है। इतना लिख दोगे, इसमें आपका ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो समझे कि 6 नंबर आपका फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी अथवा करके दिया जाता है, ये भी आप बना ले जाओगे। अब उसके बाद देखो क्या है, देखो ये अजंता वाले से लिया गया है, तो कोई मतलब एक फंस जाएगा तो काम हो जाएगा। अथवा में दिया है, कोई जरूरी नहीं है वो करना, ठीक, कोई ये करना था। अब देखो 2 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी ये पद्यांश है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अब देखो पढ़ लेना है, तो पढ़ने के बाद ये देखो कैसे दिया है। अब इसमें पढ़ोगे तो इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है, कौन सा चैप्टर का है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखोगे तो कह रहा है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। अब जब श्री राम की बात आ ही गई तो आप समझ नहीं जाओगे कि ये कौन, तुलसीदास जी केवल श्री राम के बारे में बताए हैं, उनकी रचना है। तो देखो इतना अब जब सब आपको समझ में आ गया तो अब बता दोगे कि ये रामचरितमानस से वन पथ पर तुलसीदास द्वारा रचित है। इतनी आसानी से आप इसका क्या कर ले जाओगे, सॉरी संदर्भ लिख ले जाओगे और अनुवाद आसानी है। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी ज़्यादा आसान है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना हेडिंग वगैरह बना देना। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है 3 है तो 3 बना देना। उसके बाद लिख देना संस्कृत गद्यांश। अब देखो कैसे करना है, संकेत बना देना, यहाँ के 2 शब्द और यहाँ के 2 शब्द। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। ऐसा नगरी, ऐसा मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, और संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अवस्थी में है। इतना आसान तो आपको पता ही होगा। तो बोलोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाम्यस संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। अब इसे जान रहे हो ना, इत यानी कि यहीं से संस्कृत वाम्यस और संस्कृति का प्रकाश, आलोक यानी कि सर्वत्र प्रसिद्ध यानी कि सभी लोक में प्रसिद्ध हुआ। मुगल युवराज दारासी को अत्रागत यानी कि मुगल युवराज दारासी को यहाँ आता है। भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन अकरोत यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करता है। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अथवा उसके ज्ञान से प्रभावित होता है। यह तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषा में करित, और उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा। इतना ज़्यादा आसान है मेरे भाई, इतना ज़्यादा आसान है। उसके बाद ये कर ले, अथवा में दिया है तो कर सकते हो। बाकी ये देखो पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। देखो काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले संकेत बना देना अच्छे से, उसके बाद लिखना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, यानी कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो, कोई दुखी का भागी ना बने। और इन सब का मैंने पूरा का पूरा PDF अपने इसमें देखो, ये PDF आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। इस नंबर पर फ़ोन पे करके या फिर गूगल पे करके 29 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज देना। इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, और उस PDF में ये सारी चीज़ें हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो जाकर उसे तैयारी कर लेना। और ये आपके जिले के अनुसार लगता है, कोई भी एक लिख दोगे काम हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अभी आपको मेन चीज़ बताना है, जीवन परिचय। देखो भाई जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के क दिया है, तो इसको यहाँ पर लिखो प्रश्नोत्तर 6 के क, ठीक, 6 के क। लेखक परिचय, लेखक परिचय हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये लेखक परिचय ही पूछ रहा था। और यहाँ पर कवि परिचय आता है ख में, तो पहले क का लिखोगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से केवल इतना को अंडरलाइन कर दोगे। अब उसके बाद देखो केवल आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माता पिता का नाम और जन्म और मृत्यु याद कर लेना है, क्योंकि बिना याद किए होगा भी नहीं। क्योंकि भाई ट्रिक कब फॉलो करेगी, जब कुछ बीच में की पॉइंट याद रहेंगे तब ना बीच में कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जब आपको इनका पिता का नाम और माता का नाम और जन्म और मृत्यु याद रहेगा तभी जाकर आप इधर ट्रिक फॉलो कर सकते हो। तो ये केवल इन्हीं दोनों का याद कर लेना, दोनों में से कोई एक जरूर आ जाएगा, मैं इतना आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब देखो जब इतना लिख दोगे, जैसे मान लो यहाँ पर आप जीवन परिचय लिख रहे हो किनका, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, और आपको कुछ नहीं आ रहा है, केवल आप ये जानते हो कि इनका जन्म इतने में हुआ था, इनके माता पिता का ये नाम है। तो देखो यहाँ पर हेडिंग बनाना आप जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय।
और देखो ध्यान से अब क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग बना दिए। तो सबसे पहले लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म इतने में हुआ था, इनके पिता और इनके माता का नाम ये है। और उसके बाद क्या करना, अब इसके बाद ही तो भाई आपको कुछ नहीं मालूम है, तो इसके बाद क्या करना, लिखना कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस में भी, एक जो भी लेखक हो किसी में भी फॉलो कर सकते हो, घर पर ही हुई और स्व अध्याय से ही, देखो कितनी आसानी से मैं लिख दे रहा हूँ, स्व अध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सभी भाषाएं सीख लिए। ठीक, ये बचपन से ही इस प्रकार से ही कुशाग्र बुद्धि बालक थे। मतलब कि जैसे एक अपना जीवन परिचय लिखना होगा उसी प्रकार से लिख देना। उसके बाद ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि बालक थे, ये अपने स्कूल में टॉप करते थे, ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे और अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आते थे, हिंदी में लिखना, ठेठ हिंदी में, ठीक है ना। अब देखो इनके माता पिता इन्हें पढ़ने के लिए कोई भी स्कूल का नाम लिख देना, इस स्कूल में भेजें और वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे अच्छे अंक लाए, इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद लिख देना कि ये हिंदी माता की सेवा में हमेशा लीन रहते थे, इन्होंने बहुत सारे कविता, कहानी, नाटक आदि की रचना की, इतना बढ़ाकर लिख सकते हो। और ये देश पर भी कविताएं, और नहीं ये लिख सकते हो कि और इनको पूरे देश के लोग मानते थे कि उनकी ये राष्ट्र पर कविताएं लिखे करते थे और इनकी कविताएं बहुत लोगों को पसंद आती थी। इतना ज़्यादा लिख दोगे। अब उसके बाद रचना एक डाल दोगे, रचनाएं यहाँ पर हेडिंग, और रचनाएं में जो कुछ लिखना होगा लिख दोगे, इतना बस। इसका 5 नंबर में से कम 4 नंबर तो आपका मिल ही जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी ये देख लो, श्लोक आपको याद रहेगा तो लिख देना, नहीं तो इधर से भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन कहा गया प्रश्न पत्र में से नहीं करना है। उसके बाद ये देख सकते हो। अब ये देखो, ये यहाँ पर अब आपका आता है निबंध। भाई निबंध में तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि निबंध अगर थोड़ा सा समझ जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो कैसे क्या करना है। निबंध में आपको सबसे पहले बनाना है प्रश्नोत्तर। जो भी प्रश्नोत्तर में पूछा गया हो वो प्रश्नोत्तर बना देना, ठीक, जिस भी प्रश्नोत्तर में पूछा गया हो, और ब्रैकेट में लिख देना निबंध, ठीक, निबंध, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी निबंध लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ पर्यावरण प्रदूषण ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक, प्रदूषण। तो सबसे पहले एक चीज़ करना, शुरुआत में अगर रूपरेखा बनाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि की पॉइंट्स आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना हेडिंग बना दोगे। अब इसमें लिख देना है पहला, मतलब कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हो प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण ये है, प्रदूषण वो है। आज का मानव आधुनिक मशीनों के जंजाल में फंसकर ये मशीनों का गुलाम बन के रह चुका है, अपना कोई भी काम मशीनों के द्वारा करता है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। ये सारी चीज़ आप लिख दोगे। अब यहाँ पर लिख देना प्रदूषण के प्रकार। आप प्रदूषण के प्रकार में नहीं लिख सकते हो, प्रदूषण के प्रकार लिख देना। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, और जितने भी प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, उन सबको डिटेल में लिख देना अच्छे से। उसके बाद प्रदूषण से हानियाँ लिख दो हेडिंग बना के, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बता दो, और लास्ट में एक हेडिंग बनाना, सबसे लास्ट में उपसंहार, ठीक है ना, उपसंहार बना दोगे तो पूरा का पूरा आपको निबंध में ही सारी चीज़, जैसे यहाँ पर मैंने पूरा मतलब कि आप लिख दिए हो तो यहाँ पर भी लिख दिए हो, तो आपको पूरा का पूरा मतलब 7 नंबर का निबंध रहेगा, तो उसमें 6 नंबर तो दे ही दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक एंड टिप्स पेपर फाड़ ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।